मेंढक पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, फ्रॉग। क्या साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का? राणा टीका। यहाँ पे राणा टीका है, राणा राणा भी होता है। भाई स्प्राइट दे दो। ठीक है, फॉर फ्रॉग में सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मॉर्फोलॉजी, फिर हम बाकी चीजें खत्म करेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन की सब। तो मॉर्फोलॉजी अगर फ्रॉग की देखो तो उसका एक डॉर्सल सरफेस होता है। क्या कलर होता है इसका? और वेंट्रल सरफेस का क्या कलर होता है, बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। लाइट। हाँ, डॉर्सल का कैसा होता है बेटा, ऊपर से देखने में बेटा? ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर का, यानी ऑलिव ग्रीन विद पैचेस। पैचेस होते हैं उसके ऊपर डार्क कलर के, या राउंड सर्कल्स होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, हाँ, कैमोफ्लेज भी होता है। ठीक है, और वेंट्रल सरफेस कैसी होती है? येलो, पेल येलो। ठीक है, ठीक है। अब जो इसकी स्किन है, स्किन है मॉइस्ट। मॉइस्ट स्किन है, क्या फायदे हैं मॉइस्ट स्किन होने से? दो फायदे कौन गिनाएगा? फ्रॉग की मॉइस्ट स्किन होने से क्या फायदा है? प्रीडेटर से प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर कैसे? स्लिपरी हो गया ना स्किन। और दूसरा क्या फायदा है मॉइस्ट स्किन होने का? दूसरा फायदा क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, एड इन रेस्पिरेशन, क्योंकि ये रेस्पिरेशन स्किन से भी करता है। तो स्किन से रेस्पिरेशन तभी हो पाएगा जब मॉइस्ट स्किन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम दो चीजों को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, एक तो प्रोटेक्शन और दूसरा हो गया रेस्पिरेशन। प्रोटेक्शन एक तो आपने देखी मॉइस्ट स्किन, इससे अपने आप को प्रेडेटर से बचाता है। और क्या करता है प्रोटेक्शन के लिए? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब है एबिलिटी टू हाइड इन दी इन्वायरमेंट या फिर बैकग्राउंड। तो कैसे करेगा? मिमिक्री करके। मिमिक्री को ही तो कैमोफ्लेज कहते हैं। कलर को चेंज कर लेता है, क्या कर लेता है? कलर मैच कर लेता है। कलर मैच कर लेता है अपने बैकग्राउंड से, मिमिक्री, जिसको कैमोफ्लेज करते हैं, अपने आप को बचाता है। दूसरा तरीका बचाने का क्या है? वेट स्किन। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे कैसे करता है? रेस्पिरेशन को भी यही खत्म करते हैं। रेस्पिरेशन इसमें तरह तरह की होती है फ्रॉग के अंदर, तीन चार तो होती हैं। एक तो लंग्स किसी ने बोला, और इसको पल्मोनरी, लंग्स वाले को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, लंग्स। हाँ, दूसरा स्किन, स्किन वाले को क्या कहते हैं? वेरी गुड। और हाँ, गिल्स, वेरी गुड। गिल्स वाले को क्या कहते हैं? ब्रेकियल। और मकल कैविटी से भी करता है ये। ठीक है, मकल कैविटी बुक में दिया हुआ है, देखो फिर। ठीक है, तो ये सब है, लेकिन इसमें हमें एक स्टेप आगे जाके पता होना चाहिए कब लंग्स कब इस्तेमाल होते हैं। ऑन लैंड, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जमीन पे। स्किन कब इस्तेमाल करता है? हाँ, सॉइल में भी करता है, सॉइल में बेसिकली। ठीक है, सही कह रही हो, सॉइल। और गिल्स वाटर में, और बक्कल कैविटी भी लैंड पे। ठीक है, गिल्स का इस्तेमाल केवल ये अपनी कौन सी स्टेज में करता है? टैडपोल। इसमें एक टैडपोल वाली स्टेज होती है, मेटामॉर्फोसिस होता है। अभी हमने इससे पिछला कॉकरोच पढ़ा, कॉकरोच में क्या मेटामॉर्फोसिस होता है? नहीं होता। कॉकरोच, छोटा कॉकरोच, बेबी कॉकरोच भी बड़े बड़े कॉकरोच जैसे ही दिखता है। बस उसमें जो उसकी निम्फल स्टेजेस होती है ना, मोल्टिंग जो होती है, मोल्टिंग होती है डिफरेंट स्टेजेस, उसमें बस वो बड़ा होता रहता है। और उसके विंग्स जो आते हैं वो 14 पे आते हैं, 13 स्टेजेस होती है कॉकरोच में। वो भी उसमें छूट गया था तो अभी बता दिया, 13 स्टेजेस होती है डिफरेंट।
जिसमें वो 13 स्टेज जब पार कर लेता है उसके बाद ही उसके विंग्स डेवलप होते हैं, अदरवाइज केवल विंग पैड होते हैं। क्या होते हैं? विंग्स पैड। यहाँ पे जो मेंढक है, मेंढक में मेटामॉर्फोसिस होता है, पहले टेडपोल होता है और फिर वो डेवलप होके जो है वो बनता है एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, तो टेडपोल जो होता है वो गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। आगे चलते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसके पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स भी है, जिससे ये एयर को अंदर सक करता है। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है ना, ठीक है। तो मुंह से भी हवा अंदर जा सकती है, जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स है, इससे भी हवा जा सकती है। तो वही नाक की बात। आई कैसा है इसका, और ईयर कैसा है? ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आई बल्जिंग आई है, बल्जिंग आई का मतलब बाहर को निकली हुई। और आई में क्या याद करोगे? लिक्विडेटिंग मेम्ब्रेन। लिक्विडेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट द आई इन वाटर। वाटर, वेरी गुड, सब आता है आप लोगों को। बल्जिंग आई हो गया। और ईयर कैसा है इसका? टिम्पैनम है। ईयर इसका टिम्पैनम है। ठीक है, ईयर का काम क्या क्या है? दो काम है, बताओ। ईयर इसका टिम्पैनम है। टिम्पैनम ईयर को कब कहते हैं? टिम्पैनम ईयर को तब कहते हैं जब उसमें कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। इनमें भी नहीं होता, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी नहीं होता। सांप के भी आपने कान नहीं देखे होंगे, एक्सेप्ट अगर मूवी में देखे होंगे तो देखा होगा। ठीक है, टिम्पैनम, टिम्पैनम के दो फंक्शन ईयर के बताओ। सेंस, हियरिंग, और कोई कुछ बोल रहा था मैं सुन नहीं पाया। हियरिंग और यही पता है? आप बताओ बेटा। हमारे अपनी कान है, हमारे कान की फंक्शन पता है आपको? कहोगे सर एक तो पता ही है, सुनते हैं, तो दूसरा? दूसरा भी है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, वेरी गुड। हमारी बैलेंस, बैलेंस। कॉकरोच हमने पढ़ लिया, कॉकरोच में बहुत सेंसर ऑर्गन होते हैं। हैं? कैसा? सेंसरी पैपिला, जब वो टच करता है ना उसमें भी सेंसर होते हैं। अब ये नहीं कि मेंढक लेके रगड़ने लगना, ठीक है। तो सेंसरी पैपिला होता है, और उसके सूंघने की जो होता है नेजल एपिथेलिया होता है। क्या होता है? नेजल एपिथेलिया। ठीक है, ये सभी जो सेंसर्स होते हैं, अच्छा इसी में पढ़ेंगे, वो तो हम उसमें नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझ में आ गया टेम्पेनम का, ये आई का हो गया, ईयर का हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उसके फोर विंग लिम्स, सॉरी विंग नहीं लिम्स। यही होता है जब कॉकरोच और मेंढक एक साथ पड़ा हो ना। ठीक है, फोर लिम्स, दो पेयर्स है ना, इसके बाद टेट्रापोडा में आता है ना ये, तो दो पेयर्स होंगे। टेट्रापोडा के सारे ऐसे ही होते हैं जैसे हम लोग हैं, हमारे पास भी दो पेयर्स होते हैं। तो फोर लिम्स और हिंड लिम्स, कितने डिजिट्स होते हैं फोर लिम्स में और कितने हिंड लिम्स में पता होना चाहिए। फोर लिम्स में कितने हैं? फोर। हिंड फोर है ना यहाँ पे, इससे याद कर लेना। फोर में फोर डिजिट्स होते हैं, उंगलियां। ठीक है, हिंड लिम्स में फाइव, और ये होती है वेब। वेब से क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प होता है, तैरने में। ठीक है, तैरना, तैरने में हेल्प होता है। समझ में आया? यहाँ पे लिखती है फोर। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी जो बात कर रहा था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एक मेल मेंढक को आप पहचान सकते हो उसके आगे के पंजे देख के, उसमें कॉपुलेटरी पैड होता है। चार है ना, ये आपस में ऋतिक का अंगूठा बना रहेगा यहाँ पे। अगर ऋतिक का अंगूठा बना हुआ है, आप मेंढक को उल्टा करके उसके इसमें देखोगे आगे वाले पे, अगर ऋतिक का अंगूठा बना हुआ है तो वो क्या है? मेल है। ठीक है, तो ये किसमें हेल्प करता है? पॉपुलेशन में, फीमेल को होल्ड करने में, पॉपुलेशन में। समझ में आ गया? और ये वेब, ये यहाँ पे याद करना है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जो मेंढक होता है वो पोइकिलोथर्मी होता है। क्या होता है? पोइकिलोथर्मी। किसको किसको पता है इसका मतलब? कोल्ड ब्लडेड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड जो रहेगा वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, उसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो अगर ये मेंटेन नहीं कर सकता कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो इसको भागना पड़ेगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भागेगा। दो एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या होते हैं? एक विंटर वाला और एक समर वाला। तो जब समर में विंटर में भागेगा उसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन।
और समर समर वाले को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। इसको यार ये भी रोने लगा। इसको बोलते हैं एस्पिरेशन, ठीक है। तो समर वाला क्या हो गया? एस्टिवेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको बताया सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म का कि मेल को कैसे पहचानेंगे, उसमें एक और है। एक तो कॉपरेटिव पैड से पहचानोगे और दूसरा टर टर जो करता है, ठीक है। सर कौन सा है? वोकल को वोकल वोकल कोड कोड या वोकल सैक क्या बोलते हैं, एक बार देख लो, ठीक है। वोकल सैक है ना, हाँ। तो वो मेल में ही मिलेगा आपको, मेल फ्रॉग में, ठीक है। अब क्या मॉर्फोलॉजी में और कुछ रहता है? टिम्पैना हो गया, वो हो गया, रंजी हो गया, स्क्लेरा हो गया, ठीक है। हाँ हाँ। अब आ जाते हैं इसके हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले आ गया इसका इसोफेगस, उसके बाद आप देखेंगे स्टमक आ जाएगा, है ना। और स्टमक के बाद इसमें हम उधर, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, हम उतनी बात नहीं करते इसमें कि डुोडेनम, जेजुनम, इलियम। डुोडेनम का जिक्र है वैसे बुक में, लेकिन जेजुनम, इलियम ऐसे कोलोन ये सब बातें इसमें नहीं है। सीधा क्या बोला है उसको? इंटेस्टाइन। क्या बोला है? इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या आएगा? ये हो गया रेक्टम, ये हो गया इंटेस्टाइन, ये हो गया इसका स्टमक, ये इसोफेगस। हाँ अब मेरे को कौन बताएगा ये रेक्टम के बाद क्या आ जाएगा? इधर क्लोका आएगा। एनएस क्यों नहीं बोला? इसमें एनएस नहीं होता है, इसमें क्लोका होता है। फर्क क्या है, क्यों एनएस नहीं बोल रहे हम? क्योंकि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम तीनों की सेम ओपनिंग होती है। समझ में आ गया? इसका भी जोड़ दो इसमें, ठीक है। ये यहां से आया, ये यहां से, सेम ओपनिंग होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको एनस ना बोल के, या इसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग ना बोल के, हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोका। यहाँ पे क्लोका होता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये क्लोका इसी में पाया जाता है एम्फीबियंस में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्लोका। अब यहाँ देखो स्टमक में क्या होगा? डाइजेशन होगा, क्योंकि स्टमक में HCl होता है। HCl एसिडिक एनवायरनमेंट देता है। कौन सा एंजाइम है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है? पेप्सिन। तो यहाँ पे पेप्सिन होगा। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करेगा? पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है भाई? अमन, अमित, पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे शुरू कर देगा, प्रोटीन का। हालांकि 4 से 5 घंटे यहाँ पे डाइजेशन होता है, लेकिन ये फूड अभी भी अनडाइजेस्टेड है, पूरी तरह पार्शियली डाइजेस्टेड है। क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड। तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड यानी कि कब है? जब स्टमक में डाइजेशन हो गया, इसको हम कहते हैं चाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं चाइम। चाइम फिर आगे जाएगा, कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होता है, चाहे वो ह्यूमंस हो या वो मेंढक हो, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। क्या होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन? ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। तो अब ये आगे चला गया, ठीक है। स्टमक का कहानी हो गया सारा पार्शियली, तो यहां से चाइम जो है अब आ गया ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के पास स्टमक तो अपना खुद रिलीज करता है, HCl एंजाइम सब रिलीज करता है, ड्यूडेनम नहीं रिलीज करता। ड्यूडेनम लेता है, समझ गए? तो ड्यूडेनम किससे लेगा? लीवर, गॉल ब्लैडर, और कौन सा होता है? कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से नेसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं? हमारे अंदर कौन कौन से ग्लैंड है? पैनक्रियाज, देखो हर्ष ने बताया पैनक्रियाज।
तो लीवर क्या बनाएगा, बाइल, और बाइल यहाँ पे स्टोर होके क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल कॉन्सेंट्रेट होता है, समझो इस चीज को। जब बाइल बनाता है लीवर, तो वो बाइल गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होता है, समझ में आया। जैसे आप कोई चीज बना रहे हो फिर उसको गाढ़ा कर रहे हो, बाइल क्यों चाहिए होता है, नहीं पता, नहीं पता, किसी को नहीं पता। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, देखो वो सारा बता रहा है, हर्ष को पता है। कहते हैं ना ऑयल कम खाओ, डाइजेस्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तेल नहीं बच रहा, क्यों नहीं बच रहा, उसके बचने के लिए ज्यादा स्टेप्स हैं। आप हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट कर सकते हो पैप्सिन से, कार्बोहाइड्रेट को आप डायरेक्टली डाइजेस्ट डाइजेस्ट कर सकते हो, कार्ब्स को, ठीक है। और क्या क्या होता है, फाइबर, ठीक है। लाइपेज एंजाइम काम करेगा किस पे, फैट पे। तो ये जो लाइपेज है ना, ये फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फैट क्या होता है, ऑयल होता है, वो पानी को अपने से दूर रखता है। और एंजाइम्स कहाँ काम करते हैं, एंजाइम्स वर्क करते हैं एक्वस इन्वायरमेंट में, पानी में, इसलिए फैट को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जैसे आप देखते हो ना कि सैनिक है, जैसे है वो सैनिक है अपनी जगह, अब वो कह रहा है कि मैं उससे जाके वहां पे मार तो सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊं कैसे, तो एक दूसरी टीम है वो बम लगा के उड़ा दी उसको, उस तरह की कहानी। तो लाइपेज कहता है, ये लाइपेज है, लाइपेज कहता है मैं फैट को डाइजेस्ट तो कर दूं, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है, वो सॉरी मुझे पानी चाहिए, ठीक है। और फैट जो होता है ऑयल होता है, पानी अपने पास रखता नहीं है। तो इसी को जो कन्वर्ट किया जाता है मिसल्स में, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, मिसल, मिसल एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जिसमें फैट को ऐसे रिंग की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, उसके चारों तरफ पानी आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, फिर लिपिड उसको जाके डाइजेस्ट कर सकता है। तो फैट का जो मिसल में कन्वर्जन होता है, इस तरह के मिसल्स बनते हैं, इस तरह के मिसल्स बनते हैं, ठीक है। तो फैट को जब आप इस तरह के मिसल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। और ये इमल्सिफिकेशन बाइल की प्रेजेंस में ही होता है, उसके बिना इमल्सिफिकेशन नहीं हो सकता, समझ में आ गया, बाइल की ही प्रेजेंस में ही हो सकता है। अच्छा, और कौन सा ऑर्गन लेके आएगा, पैनक्रियास, पैनक्रियास से क्या आता है, तो ये गॉल ब्लैडर से आ गया यहाँ से, और यहाँ पे हो गया पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। इसमें एंजाइम होते हैं ऐसे अल्फा एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। अब ये यहाँ से जो डक्ट आती है, वो ये वाली डक्ट जो यहाँ से आ गई गॉल ब्लैडर की तरफ से, ये हो गई बाइल डक्ट, ये वाली कौन सी हो गई, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये आगे जाके एक दूसरे में मिल जाती है, तो इस डक्ट को क्या कहोगे, कॉमन करेगा, यही पढ़ना होगा सिस्टम, फ्रॉग में जाता है नहीं पढ़ने का। पैप्सिन, एचसीएल, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल, गॉल ब्लैडर, ठीक है, बाइल फ्रॉम लीवर, फिर उसका जो डक्ट हो गया बाइल डक्ट, दोनों डक्ट मिलके क्या बन गया, बना दिया कॉमन बाइल डक्ट। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल इज ट्रांसफर टू द ड्यूडेनम बाय कॉमन बाइल डक्ट, समझ में आ गया, ठीक है, आगे चले। ओके, अब ये हो गया डाइजेशन का। अब क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है उसमें। एक्सक्रीशन देख लें, एक्सक्रीशन बता दो, उसमें तो मेल्टिजेट ट्यूब्यूल थे, इसमें क्या है एक्सक्रीशन के लिए, मेंढक के पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, हाँ, ओपनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या है एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। हमारे पास क्या है, इसके पास क्या है, किडनी, वेरी गुड, इसके पास किडनी है। लेकिन ये किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, हम किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ये यूरिनोटैलिक, नहीं, हम किस फॉर्म में करते हैं, हम क्या है, हम यूरियोटैलिक, ये भी यूरियोटैलिक होता है, क्या है, यूरियोटैलिक। तो ये क्या करेगा, अमोनिया को
अमोनिया जो इसकी बॉडी में बनेगा उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, फिर ये क्लोका के रास्ते से उसको निकाल देगा। समझ में आया? एक्सक्रीशन तो बहुत सिंपल है, ठीक है, आगे चलेगा। चलो और क्या पढ़े बताओ। एक्सक्रीशन के अलावा एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम अभी कॉकरोच का पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि उसका क्लोज सिस्टम है, ये बोला था ओपन, इसका कैसा है? क्लोज है इसका। और इसके इसके हर्ट में कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर है। तो जब 3 चैम्बर होता है तो 2 एट्रियम हो गए, ठीक है, और एक उनके पास क्या हो गया, मान लो यहाँ पे 3 चैम्बर का मतलब है इस तरीके से 2 एट्रियम हो गए, ठीक है, लेकिन अच्छा इसको उस तरीके से बनाया ही नहीं जा सकता, और एक ऑरिकल हो गया, तो 2 एट्रियम और एक यहाँ से कनेक्टेड रहेगा ऑरिकल। तो इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो जाता है, ब्लड मिक्सिंग होती है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने का वो भी बता देता हूँ आपको, व्हाट इज इंपॉर्टेंट जिसको हमें पढ़ना है। अभी हमने कॉकरोच में देखा वहां पे ब्लड था ही नहीं, यहाँ पे ब्लड है, समझ में आया, यहाँ पे ब्लड है। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है कि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि इसका एक राइट एट्रियम होगा, एक लेफ्ट एट्रियम होगा, और वेंट्रिकल तो एक ही है, तो यहाँ पे हम 2 चीजें पढ़ते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 2 चीजों का जिक्र है, एक साइनस नहीं विनोसस और कोनस आर्टोरियस, बस ये पढ़ लिया तो समझ लो सब पढ़ लिया। साइनस विनोसस में ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, पहली बात तो ये बताई है, ठीक है। दूसरा ये कलेक्टेड किससे होता है, राइट एट्रियम से, दूसरी कहानी ये याद करनी है इसकी, राइट एट्रियम से। तीसरा ये क्या करेगा, ये वीनस है तो वीन का क्या काम होता है, वीनस सिस्टम क्या करता है, वीनस सिस्टम रेस्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड हार्ट में सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन, ये राइट एट्रियम से कनेक्टेड है तो क्या उससे ब्लड लेगा या देगा, उसको देगा। क्या करता है, ये डिलीवर्स ब्लड टू राइट एट्रियम, यही है ना इसका। साइनस विनोसस is a triangular structure which is connected to the right atrium and delivers blood to right atrium, बस ये याद करना है। अब आ जाओ इसके, कोनस आर्टोरियस is connected to, नहीं, कोनस आर्टोरियस है ना, ये तो आर्टरी है ना। अब हार्ट में से जब ब्लड बाहर जाएगा तो किसके थ्रू होते होते हुए जाएगा, बताओ। हार्ट में से अगर ब्लड बाहर जाएगा तो कौन से आर्टरी से होते हुए जाएगा या वेंट्रिकल से होते हुए जाएगा, आर्टरी से होते हुए जाएगा, मतलब एट्रियम से होते हुए नहीं जाएगा ना। हाँ हर्ष क्या कह रहे हो, आर्टरी से जाएगा। तो ये ब्लड किसको डिलीवर करेगा, ब्लड डिलीवर टू आर्टरी, जहां से वो बॉडी में चली जाती है ब्लड, समझ में आया। कोनस आर्टोरियस ये पढ़ना है। और ब्लड में क्या पढ़ना है यहाँ पे हमें कि जो इसका ब्लड है और जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसमें क्या फर्क है। हमारा ह्यूमन ब्लड जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। ये कैसा है, फ्रॉग का, ये ह्यूमन का। फ्रॉग का कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड। ऐसा क्यों है बताओ, हीमोग्लोबिन यहाँ पे कम स्टोर हो पाएगा ना। फिर ह्यूमंस ने अपना न्यूक्लियस क्यों गिव अप कर दिया, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, तो हम चाहते हैं हमारी सेल्स में ज्यादा हीमोग्लोबिन हो, तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन मिले। समझ में आ रहा है। यहाँ पे फ्रॉग ने नहीं गिव अप किया, क्योंकि फ्रॉग को लगता है कि मैं उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं हूँ, आई डोंट नीड टू गिव अप माय न्यूक्लियस, सो माय आरबीसीज कैन लास्ट लॉन्गर। Our RBCs are very short lived, 120 days। एक जगह अगर आप कुछ पाते हो तो एक जगह कुछ होते भी हो। हम ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं तो हमारी आरबीसीज भी शॉर्ट लिव्ड है ना,
उनकी उनकी जरूरत पड़ती है ना बॉडी में, एनीमिया हो जाता है लोगों को, ठीक है। फ्रॉग में अगर न्यूक्लिएटेड होगा तो इसके पास अच्छा खासा अपना न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस उसको जरूरी सामान देता रहेगा ना, तो ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। समझ में आया? तो हम डिसीजन, जब इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का, तो हम डिसीजन लेते हैं अपने हिसाब से। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था कि आपने बॉटनी में पढ़ा है कि सेक्सुअल वो करते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। प्लांट के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो मैंने किसी से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, विच वन इज मोर एडवांस्ड? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांस्ड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांस्ड। तो क्या आपको क्या लगता है? सेक्सुअल, आपको सेक्सुअल बहुत ही, उसने एसेक्सुअल बोला, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सी बात है, किसी से भी पूछोगे ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांस। बट द ट्रूथ इज दैट कि अभी इस समय जितने भी प्लांट्स हैं, दे आर नाउ इवॉल्विंग टुवर्ड्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैन यू टेल मी व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाई? ज्योग्राफिकल एरिया और वेरिएशन, वेरिएशन तो सेक्सुअल में आता है। ज्योग्राफी, यही तो रीजनिंग है इस टॉपिक की। सर उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कैसा है? सर्वाइवल क्या है? इंस्टिंक्ट, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट जो हो गया वो तो मर गया। इंस्टिंक्ट, स्पोर्ट्स एक डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये आंसर नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नए प्लांट्स अब इवॉल्व कर रहे हैं, ये क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें जेनेटिकली वीक बनाता है, जेनेटिक वेरिएशन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है। क्यों जा रहे हैं वो पता है आपको? क्योंकि हम सब अभी पढ़ रहे हैं ना कि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, बटरफ्लाइज, दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, डिफरेंट स्पीशीज, दे आर डाइंग बिकॉज़ एनवायरनमेंट इज गेटिंग पॉल्यूटेड। समझ में आया? तो प्लांट्स को पता चल गया हमारा वेक्टर तो रहेगा ही नहीं, पॉलिनेटर तो रहेगा ही नहीं। तो अगर हमारा पॉलिनेटर नहीं होगा तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है, लेकिन वो एक पोस्ट पे आती है, हम निर्भर हो जाते हैं दूसरे जानवर पे। यानी मैं एक प्लांट हूँ, तो मेरा भविष्य एक चिड़िया पे निर्भर है। समझ में आया? मेरा भविष्य एक बटरफ्लाई पे निर्भर है। तो अपनी उस निर्भरता को प्लांट हटाना चाहते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि डिसीजन जो होता है वो हमारी परिस्थिति में डिपेंड करता है। सबको हमें यही लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांस है, लेकिन वो जैसे डार्विन ने बोला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में आया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये बोला था ना डार्विन ने, तो वो उसने यही बोलना चाहा था कि जो आपको आज सबसे सही डिसीजन लगता है, हो सकता है वो कल को सबसे सही डिसीजन ना हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसने गिव अप अपना न्यूक्लियस नहीं किया है, ये यहाँ पे करना। अब यहाँ पे दो चीजों और पढ़ोगे। देखो, जैसे हमारे में ब्लड और लिम्फ होता है, इसके अंदर भी ब्लड और लिम्फ होता है। जैसे हमारे में वीनस सिस्टम होता है, इसके अंदर भी वीनस और आर्टेरियल सिस्टम होता है। आर्टरीज जो अवे करती है ब्लड को, वीनस जो ब्लड को हार्ट में लेकर आते हैं। ठीक है। अब और इसके अलावा इसमें ये पढ़ना है कि लीवर और किडनी, नहीं लीवर और किडनी, स्टमक, लीवर और स्टमक के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम हिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। हाँ, बस बस खत्म होने वाला है। इसको क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। द सर्कुलेशन बिटवीन लीवर एंड स्टमक। तो लीवर के नाम पे क्या कह दिया उसको? लीवर के नाम पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और अगर वो किडनी और लोअर ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो, किडनी एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? किडनी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हो गया? थक गए? क्या रह गया अभी? एक्सक्रीशन वगैरह भी तो बता दिया, तो रिप्रोडक्टिव ही रह गया, तो खत्म ही कर देते हैं फिर इसको। अब देखो इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव में हमें यहाँ पे एक इसका डिफरेंस ये पढ़ना है। देखो ये है बहुत आसानी से, कुछ है नहीं, बस एक डिफरेंस है दोनों में। देखो ठीक है, डिफरेंस देखो क्या है। ये क्यों हैंग हो जा रहा है यार? हाँ,
अच्छा बुक लाया कोई, लेकिन बुक पे फिर उनको नहीं समझ में आएगा ना। चलो ठीक है, बुक में एक बार जरा ये वाला खोलो, मेल फीमेल रिप्रोडक्शन वाला पिक्चर। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी अपनी बुक में खोलो एक बार, मेल और अगर बुक ले रखी है अपने एनसीईआरटी की, मेल और फीमेल वाला जो पिक्चर है रिप्रोडक्टिव वाला, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता है कि जो फीमेल होगी उसके पास पेयर ऑफ क्या होगा, ओवेरीज होगा। जो मेल होगा उसके पास पेयर ऑफ टेस्टिस होगा। ठीक है, यही होगा ना। और फिर वहां से डिफरेंस होता है, ओवरी में ओविडक्ट होगी, वो ओवम कहीं से इजैकुलेट करेगा, वहां पे वास डिफरेंस होगा, फिर कोई इजैकुलेटरी डक्ट होगी या जो भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कॉकरोचेस में मेल के केस में, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मेल, वहां पे जो उनका टेस्टिस होता है वो फंक्शनली या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरली इट इज कनेक्टेड टू द, किससे कनेक्ट होता है, उसके किडनी से। कैसे देखो, जैसे यहाँ पे ये जैसे टेस्टिस है और ये किडनी है, तो अगर आप बुक में देखोगे तो उसको एक उन्होंने कनेक्ट दिखाया है किसी टिश्यू के थ्रू। ठीक है, कोई टिश्यू है जो उसको ऐसे ऐसे उसको दोनों को उसने बांध रखा है, तो ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में ओवरीज आर अदर एंड किडनी इज डिफरेंट। तो ओवरीज से फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओवरी जो होगी, ओवरी से ओविडक्ट आएगी। ठीक है, और और ये स्पर्म के क्या होगा, उसको जेनाइटल डक्ट क्या बोलते हैं उसको, यूरी, हाँ यूरिजेनाइटल डक्ट, यूरिजेनाइटल डक्ट। ये दोनों अलग अलग जाएंगी ना, समझ में आया डिफरेंस जो है वो बता रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग जाएंगी फीमेल में, क्योंकि इसमें कोई इन दोनों के बीच में एसोसिएशन नहीं है। किसमें, गोनैड में और किडनी में, किडनी अलग है और गोनैड अलग है। यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसको कहते हैं डबल लेयर पेरिटोनियम। जिस कोई मेम्ब्रेन होगी ना जिसने आपस में जोड़ा हुआ है उसको, ठीक है, तो द मेम्ब्रेन इज डबल लेयर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बच्चों की हंसी तब रुकती है जब 2 साल बर्बाद हो जाते हैं। पहले पहला साल जाएगा फिर दूसरा। अभी मैं तुम्हें ले चलूंगा ड्रॉपर बैच देखना, ड्रॉपर बैच कम से कम कितनी देर में 50 को सवाल पूछ देंगे और हंसी एक भी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपना 2 साल बर्बाद कर चुके हैं। अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आपको अभी उनकी तरह सोचना शुरू करना है। समझ में आई मेरी बात, तो सीरियस हो जाओ। अब देखो यहाँ पे डबल लेयर पेरिटोनियम, बुक की लैंग्वेज देख लो, वहीं से एमसीक्यू बनाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, डबल लेयर पेरिटोनियम, और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेसोर्कियम। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है बस। तो यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे डक्ट आएगी तो वो सेपरेट नहीं है वो डक्ट, तो उसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पे तो हमने बोल दिया ओविडक्ट, और यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे ना मैं नाम शायद इसका गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ पे ओविडक्ट और वहीं पे उसी ओविडक्ट में ही वहां पे मतलब उसका ओवम के लिए भी वही है, नहीं नहीं यहाँ पे तो उसकी बात स्पर्म के लिए है ना, स्पर्म के लिए भी यही डक्ट है। और यहाँ से जब ओवा आएगा, ओवा, तो वो आपस में जाके मिल जाएगी ना आगे डक्ट। ठीक है, तो उसको देखो क्या बोला है, कॉमन ओविडक्ट बोला है, क्या बोला है वहां पे, इसको उन्होंने यूरोजेनाइटल डक्ट बोला है, यहाँ पे यूरेटर और ओविडक्ट बोला है। ठीक है, इसी को यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। वही मैं कह रहा था, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा यूरोजेनाइटल डक्ट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको यहाँ पे यहीं से एमसीक्यू बनाएंगे। ठीक है, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बाकी तो आप अपने आप ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2500 से 3000 एक्स बनाती है फीमेल। ठीक है, 2500 से 3000। ठीक है, वो पढ़ना है। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता है, बस और कुछ है नहीं इसमें। बाकी आप खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खत्म। एक बार रीड मार लेना। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ छूटा होगा एक बार इसको रीड कर लेना, कहीं पे कुछ छूटा होगा तो मेरे को
वो मेरे से पूछ सकते हो फिर बाद में। फर्टिलाइजेशन क्या करना है? हाँ, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। उसको क्या बोलते थे? वीवी पैर? नहीं, वीवी पैर तो केमिस्ट्री की एकेडमिक नहीं, वो नहीं। नहीं, आज तो संडे है ना, फर्टिलाइजेशन का भारत में क्या बोलते हैं? सर, हाँ, जिनका फर्टिलाइजेशन भारत में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बस।